नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैक करके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, आज की जो क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 14 यानी क्लास नंबर 14, ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग ग्रुप नंबर 56 57 के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें रूरल मार्केटिंग की ये 14th क्लास है। ठीक है, आज आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूरल मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ग्रामीण विपणन मिश्रण। इसकी टोटल 2 क्लासेस होंगी और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, आज की क्लास और एक नेक्स्ट क्लास। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि पहले हमें जानना होगा कि रूरल मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, यानी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, विपणन मिश्रण क्या होता है, उसके बाद वो ग्रामीण स्तर पे कैसे अप्लाई होता है। आपने अलग अलग यूट्यूबर्स की क्लासेस में सुना होगा 4P, 4C, 4A, 7P, ये शब्द सुने होंगे। 4P क्या होता है, 4C क्या होता है, 4A क्या होता है, 7P क्या होता है। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स ने स्टार्टिंग में जो बात की है कि भाई हम फ्री हरे आपको फ्री में रूरल मार्केटिंग कराएंगे में या ऐसा कुछ भी कराएंगे, उन्होंने बस यही एक दो चैप्टर्स हैं जो करवा करू के छोड़े हैं, बाकी इसके अलावा कुछ करवाया नहीं। ठीक है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज करवा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी। और आगे बढ़ने से पहले hsscexamcracker.com ये हमारा टेस्ट पोर्टल है जिस पे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। मॉक टेस्ट उसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। इसके अलावा कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं। ठीक है, इवन अगर आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी एचएसएससी कोई भी एनी जॉब, तो आप इस पोर्टल से कर सकते हैं। और इसी पोर्टल की ये ऐप भी हमारे पास तैयार है। ऐप प्ले स्टोर पे है, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से। इस नाम से मिलेगी आपको, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से ऐप भी मिल जाएगी। और अगर आपको जो पढ़ रहे हैं उस चीज के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के लिंक मिलेंगे। ठीक है, जिस दिन से ऐप आई है उस दिन से ऐप के लिंक है, जिस दिन से पोर्टल बना हुआ है उस दिन से पोर्टल के लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक तो स्टार्टिंग से है। ठीक है भाई। और मैंने एक चीज और नोटिस की है जो अभी आपके लिए बतानी है भाई। जैसे ही हरियाणा जी की नहीं, हरियाणा इकोनॉमी, सॉरी, हरियाणा इकोनॉमी के लेक्चर्स डलने लगे हैं, बाकी आपके बच्चों के रुझान इसकी जो मार्केटिंग है, रूरल मार्केटिंग की तरफ रुझान काफी कम हो गया है। भाई इस रुझान को खत्म मत करो। मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल एग्जाम आपका कभी एक पेपर नहीं निकलवाएगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर पांच 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 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स में से आ गए और एक सब्जेक्ट ना पढ़ा तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, आधे अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि पूरा ज्ञान ले लो, चाहे सब्जेक्ट एक कम कर लो। ठीक है, तो हरियाणा इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रूरल मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्लासेस कंप्लीट देखा करो। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी मार्केटिंग मिक्स का अर्थ। तो देखते हैं कि क्या होता है मार्केटिंग मिक्स। देखो, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये एक तरह की पॉलिसी है, एक तरह की नीति कह लो या रणनीति कह लो, जिसके द्वारा जो मार्केटर्स होता है ना, वो अपने कस्टमर्स को सामान बेचने के लिए एक रूपरेखा बनाता है। ठीक है, एक कैसे उसको मार्केटिंग के फील्ड में एक मार्केटर जो होता है, विपणक होता है, उसे कैसे मार्केटिंग करनी है, उसकी जो रूपरेखा या कह लो कि फ्रेमवर्क जो तैयार करता है, उसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, इससे यह अंदाजा लगाना बहुत उचित रहता है, क्योंकि देखो, जो मार्केटर है जो सामान बेचता है, उसका काम ये नहीं होता सामान बेचना है, उसका काम होता है इकोनॉमी के तौर पे। हम कहते हैं ना कि मार्केटर जो है
वो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन बेचता है, संतुष्टि बेचता है। अगर कोई व्यक्ति सामान खरीद के संतुष्ट नहीं है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सामान खरीद के संतुष्ट नहीं है, तो जो मार्केटिंग है उसका जो एग्जैक्ट जो ट्रू मीनिंग है वो काम का ही नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कोई सामान बेचा जाता है तो उत्पाद नहीं बल्कि संतुष्टि है, वो एक संतुष्टि है जो बेची जा रही है। ठीक है, इट इज अ सेटिस्फेक्शन दैट इज सोल्ड। अब जो ग्राहक उन्मुख फर्म होती है, जो ऐसी फर्म या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राहकों के हिसाब से सामान बनाती है, वो हमेशा ध्यान रखती है कि क्या क्या जरूरतें हैं ग्राहकों की। जो ग्राहक होंगे उनकी क्या जरूरत होगी, उनकी क्या नीड है। ठीक है, बेसिकली उनकी नीड क्या है, इस बात का पता लगा के उसको सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। इन सभी चीजों के इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की, देखो कस्टमर्स को सामान बेचना भी है, उसको अच्छे से मेंटेन भी करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है, और कंपनी को प्रॉफिट भी कमा के देना है। इन सारी चीजों को अगर एक इफेक्टिव तरीके से एक इफेक्टिव तरीके से एक के बाद एक जब अप्लाई किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इन कार्यों के प्रभावी समन्वय को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। मार्केटिंग मिक्स, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है, इसका एक ऐतिहासिक विकास है, अपने आप में डेवलपमेंट है। मार्केटिंग मिक्स वाले शब्द के अनुसार, देखो इसका जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था प्रोफेसर नील एच बॉर्डन के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने जो ये मार्केटिंग मिक्स शब्द है, इसका इस्तेमाल किया था पहली बार। ठीक है, अब ये इस्तेमाल जब किया गया था, इन्होंने बताया, ये जो प्रोफेसर नील एच बॉर्डन है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, जो स्पेशली बिजनेस वालों के लिए, जैसे एमबीए बीबीए वाले होते हैं ना, उनको बिजनेस स्कूल बोलते हैं। तो जो बिजनेस स्कूल है लंदन में, उसको, वहाँ के प्रोफेसर है ये नील एच बॉर्डन, इन्होंने इसको पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया, मार्केटिंग मिक्स का, और इसको फेमस करने का काम भी इन्होंने किया। लेकिन एक्चुअली में जो इंस्पिरेशन आई इस शब्द के बारे में, वो इन्होंने बताया कि ये इनकी इंस्पिरेशन नहीं थी। ये एक प्रोफेसर है जेम्स कल्टन, ठीक है, ये जेम्स कुलिटन, इन्होंने इस शब्द के बारे में बातें कही थी 1948 में, 1948 में। अमेरिका में जो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपने इसमें कहा, अपनी एक नॉवल थी या अपनी इनकी बुक थी जिसका नाम है मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इन्होंने कहा मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग मैनेजर है वो एक डिसाइडर होता है, निर्णायक होता है, और जो मार्केटिंग है वो एक मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। और मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स के शब्द से इन्होंने बनाया मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, क्योंकि इनके हिसाब से जो मैनेजर है वो एक रेसिपी तैयार करता है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, या कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी खाने की डिश बनाते हैं, खाने की, तो उस समय उसकी एक रेसिपी होती है कि उसको कैसे बनाया जाएगा। तो मार्केटिंग की रेसिपीज जो होती है वो मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। प्रोफेसर जेम्स कल्टिन ने कहा कि, और ये एक मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। कई बार क्या होता है कि जो मार्केटर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी और का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, किसी और का कोई मेथड अपनाते हैं मार्केटिंग के लिए। कई बार खुद का कोई निकालते हैं, और कई बार कोई मिक्स तरीका कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर जो कल्टन है, इन्होंने एक अपने आर्टिकल के अंदर इसको बहुत डिस्क्राइबली, वर्णात्मक रूप से बताया था, जिसको प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने पढ़ा। ठीक है, प्रोफेसर बॉर्डन ने पढ़ा और मार्केटिंग मिक्स के ऊपर विचार किया और इस कंसेप्ट को उजागर किया 1960 में। इसके बाद 1960 में जॉरम एम मैकार्थी, ये प्रोफेसर हैं जेरोम, इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, मार्केटिंग मिक्स के ऊपर एक बेसिक कंसेप्ट देते हुए इन्होंने अपनी किताब लिखी
जिसमें इन्होंने 4P का जिक्र किया। मैंने बताया था ना अभी आपको, आज सारे शब्दों से पता चलेगा। 4P, अब 4P को ना हिंदी में पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदी में इन सबका मतलब अलग है। क्योंकि पहला P जो है वो कहता है प्रोडक्ट के बारे में। इसने इसको बेसिक मार्केटिंग कहा है, कि अगर आपको मार्केटिंग समझनी है तो ये चीजें तो बेसिक है, ये तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला P इसने बताया, 4P में से पहला P बताया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, दूसरा P बताया प्राइस, एक ये हो गया। 4P में से एक प्रोडक्ट, एक प्राइस, फिर उसका प्रमोशन, और फिर उसकी प्लेस, कि वो कहाँ बांटना है, कहाँ वितरण करना है, कहाँ उसका आवंटन करना है। हिंदी में इनके मतलब अलग हो जाते हैं, इसलिए पी से नहीं कर सकते, तो आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। ये शब्द इंग्लिश में ही याद कर लेना। ठीक है, तो पी से प्रोडक्ट, पी से प्राइस, पी से प्रमोशन, पी से प्लेस। ठीक है, इन सभी के साथ साथ अगर आज का मॉडर्न टाइम हम लगा दें, तो कुछ अदर पी भी आ जाते हैं आज के समय पे, करंट टाइम पे, कि पैकेजिंग, पोजीशनिंग, पब्लिक पीस एंड पैशन। यानी ये सारे शब्द अगर हम ऐड करें, तो आज के समय तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। आज के समय कोई प्रोडक्ट कैसे बनाया जा रहा है, उसका डिब्बा कैसा है, दिखने में वो पैकेट कैसा है, कहाँ रखा हुआ है, कौन सी दुकान पे रखा हुआ है, रोड के किनारे रखा है या शोरूम में रखा है, पब्लिक के लिए है या स्पेशली गवर्नमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा, अच्छा है नहीं है, आपको उस चीज को खरीदने का पैशन है नहीं है। ये बहुत सारी चीजें आज के समय मार्केटिंग में डिपेंड करती है, लेकिन जो बेसिक है, बेसिक वो 4P यही है। ठीक है, बेसिक 4P यही है, उत्पाद, कीमत, प्रचार और स्थान। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, आर एस धनवर, आर एस धनवर ने क्या कहा है, जो डेफिनेशन में, द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये वो पॉलिसीज हैं, ये वो रणनीतियां हैं, या वो रणनीतियां हैं जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपनाई जाती है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? निर्माता होता है। ठीक है, वो उसके द्वारा अपनाई जाती है, ये नीतियां हैं जो विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स के लिए काम करती हैं। जो सब मिला के क्या कहलाता है? मार्केटिंग मिक्स। यानी किसी भी सामान को बेचने का जो तरीका है, मार्केट करने का जो तरीका है, सभी पॉलिसीज को जब एक साथ मिला देते हैं, तो आर एस धनवर के अनुसार वो मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर ये जेई मैकार्थी, जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, जेरोम मैकार्थी, इसको जो पढ़ के आए हैं, इसने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मार्केटिंग मिक्स कुछ नहीं है, बस चार अलग अलग शब्द हैं, चार सिस्टम है, उनका एक पैक है, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस की बात करते हैं। अभी पीछे हमने यही पढ़ा है कि जयराम मैकार्थी ने यही बोला था। उसके बाद जब सब ने बोला, तो हमारे जो पुराने खास मित्र हैं, फिलिप कॉटलर, क्योंकि फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन हर एक क्लास में आपको पढ़ाई गई है, जैसे ही आपको नया चैप्टर मिला है, वैसे ही हमने फिलिप कॉटलर की बातें सुनी है। तो फिलिप कॉटलर तो पीछे रहने वाले थे नहीं, उन्होंने भी कहा कि मार्केटिंग मिक्स जो है, एक सेट होता है कुछ कंट्रोलेबल, यानी कुछ नियंत्रण योग्य, जो चरों के बीच में, या कुछ अनियंत्रण, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, या कह लो कि स्पेशली कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल की भी इन्होंने प्रॉपरली बात नहीं की, बस डेफिनेशन में घुमा फिरा गए थे ये। ठीक है, इसीलिए कंप्लीट इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बताएंगे, पहले एग्जाम जरूरी है। ठीक है, तो फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था, कि कहा तो वैसे इन्होंने कंट्रोलर और इन कंट्रोलेबल और इनकंट्रोलेबल दोनों के लिए था, लेकिन मार्केटिंग मिक्स की कैटेगरी में इन्होंने सिर्फ कंट्रोलेबल को ज्यादा तवज्जो दिया, और कहा कि जो मार्केटिंग मिक्स है, ये कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, यानी ऐसे ऐसे चर ऐसे चर जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसे चर जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, उनका एक समूह है, उनका एक सेट है। ठीक है, उनका एक सेट है या फिर समूह है, जो खरीदारी के, जो व्यक्ति खरीदारी करता है ना, उसको उसको सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, तो
इन सब का बेस बना के हम किसके ऊपर जाएंगे? रूरल मार्केटिंग मिक्स के ऊपर, यानी ग्रामीण विपणन मिश्रण। अब इन सभी को बेस बनाए तो रूरल मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? ये एक सेट ऑफ एक्शन है, ये एक समूह है कि आप कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, क्या युक्तियां, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स यानी युक्तियां, क्या तरीके निकाल रहे हैं, क्या साधन यूज कर रहे हैं, टूल्स क्या यूज कर रहे हैं, पूरे वेरिएबल फैक्टर्स को अरेंज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं, ये सारे वो तरीके हैं। तो बेसिक्स, सबसे बेसिक जो फंडा है हमारा वो है 4P। 4P, लेकिन 4P से जुड़े होते हैं 4C। ठीक है, 4P से 4C जुड़े होते हैं। लेकिन अभी हम आपको एक बार 4P बता रहा हूं, फिर मैं आपको साथ में नेक्स्ट ही स्लाइड में 4C भी बताऊंगा। देखो, चार तो P है, ये है प्रोडक्ट कंपनी के लिए, जो कंपनी बेच रही है उनको किस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन इन चार P से कौन से C जुड़े हुए हैं? इन P से कौन से C जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, P से कौन से C जुड़े हुए हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाए। तो 4P का जो मॉडल है मार्केटिंग मिक्स का रूरल मार्केट्स के अंदर, ये अपने आप में ही एक बेसिक मॉडल है। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे, किन केसेस में जो रूरल कंज्यूमर है वो अपने आप को चेंज करता है, और मार्केटिंग मिक्स का जो बेसिक है कैसे उस एक दूसरे से डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, पहला पी था हमारा प्रोडक्ट। पहला पी था हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से जुड़ा होता है कस्टमर का बेनिफिट। पहला सी, पहले पी से पहला सी, कस्टमर का बेनिफिट। ठीक है, दूसरा होता है पी से प्राइस। दूसरा क्या था? पी से प्राइस। तो प्राइस से होता है कॉस्ट टू कस्टमर, कैसे उसको कॉस्ट पड़ेगी। पी से प्राइस, सी से कस्टमर टू कॉस्ट या कॉस्ट टू कस्टमर। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। थर्ड नंबर पे आता है प्रमोशन। प्रमोशन यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरा पी प्रमोशन, तीसरा सी कम्युनिकेशन, और चौथा पी प्लेस, और चौथा सी कन्वीनियंस। यानी ये शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट से आपको मिलता है बेनिफिट, ठीक है, प्राइस से मिलती है कॉस्ट, प्रमोशन से मिलती है कम्युनिकेशन, और प्लेस से मिलता है कन्वीनियंस। ठीक है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट आता है अपना एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, तो नील, जो नील बॉर्डन है, इन्होंने बताया कि भाई बात तो सही है, जो पीछे उन्होंने जितने भी रिसर्चर्स थे उन सब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, प्लेस के ऊपर, इन सब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये जो नील एज बॉर्डन है, इसने हर एक शब्द के साथ उत्पाद, मूल्य, प्रचार, स्थान के साथ मिश्रण शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मिश्रण जो शब्द है वो जोड़ दिया, यानी मिक्स शब्द जोड़ दिया। तो हर बात में हम चार तरीके की पढ़ेंगे। मॉडर्न जो मार्केटिंग प्रैक्टिस है, उस कंसेप्ट को बेसिस, उसको बेसिक मानते हुए यूनिक जो मार्केटिंग प्रैक्टिस है उसमें हम जो चार पी पढ़ने वाले हैं, उन्हीं को इसने मिक्स का नाम दे दिया कि पहला होता है प्रोडक्ट मिक्स, फिर प्राइस मिक्स, फिर प्लेस मिक्स, और फिर प्रमोशन मिक्स। और इन्हीं चारों मिक्स को, इन्हीं चार तरह के मिक्स को हम अब पढ़ेंगे डिटेल में, सेंट्रल पॉइंट पे, आधुनिक अवधारणा के अनुसार। ठीक है, अब रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं तो रूरल मार्केटिंग मिक्स के जितने भी एलिमेंट है, यही एलिमेंट थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, लेकिन इन सबको अगर हम पढ़ते हैं तो इन सबको पढ़ते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये सारे पॉइंट्स, देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं, और एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट वाला पोर्शन कवर कर लेंगे।
और एक प्राइस वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेस और प्रमोशन ये वाले पोर्शन कवर कर लेंगे, और साथ में जो अभी भी नए मॉडर्न टेक्निक्स जो चल रही हैं या जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इन फ्यूचर हो सकता है मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड, वो सारे संभव चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये दोनों हो जाएंगे नेक्स्ट में, और प्रोडक्ट और प्राइस इस वीडियो में हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्राइस मिक्स क्या होता है, उत्पाद मिश्रण होता क्या है। उत्पाद मिश्रण की अगर हम बात करते हैं, ये तो पहला पी है। पहली बात तो ये पहला पी है। ठीक है, पहला पी जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद सभी मूर्त और अमूर्त चीजों का टोटल योग होता है। अब ये मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, तो मूर्त होता है टेंजिबल। क्या होता है मूर्त, टेंजिबल होता है। अब टेंजिबल यानी क्या, जिस चीज को आप छू सके। ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन को मैं छू सकता हूं तो वो टेंजिबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं। और टीचिंग क्या है, अमूर्त है। अमूर्त यानी इनटेंजिबल, और इनटेंजिबल का मतलब ऐसी वस्तु जिसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस की जा सकती। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो टीचर होता, टीचर और टीचिंग दो ही शब्दों से समझो। टीचर जिसे आप छू सकें, देख सकें, वो क्या है, मूर्त है, यानी टेंजिबल है। जिसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। टीचिंग, टीचर को आप छू सकते हो, लेकिन टीचिंग को आप छू नहीं सकते। ठीक है, केवल महसूस कर सकते हो, तो वो अमूर्त है, इनटेंजिबल है। और प्रोडक्ट टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों का मिला के, दोनों को मिला के क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसे और भी बहुत आसानी से कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवाएं, क्योंकि वस्तुओं को आप छू सकते हो, सेवाओं को आप छू नहीं सकते। ठीक है, वस्तुओं को आप छू सकते हैं, सेवाओं को छू नहीं सकते, इसीलिए वस्तुएं क्या होती हैं, मूर्त होती हैं, और सर्विसेज अमूर्त होती हैं। इससे ज्यादा बेटर और क्या ही एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, साइज कैसा होगा, क्वालिटी, कलर, ब्रांड नेम, सेल्स की सर्विसेज कहाँ कहाँ दी जाती है, कहाँ कहाँ सामान बेचा जाएगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, और उत्पाद जो मिश्रण है, ये एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, स्टैंडर्डाइजेशन बनाता है, एक विभेदीकरण करता है उत्पाद मिश्रण। इसके अलावा ये मानकीकरण करता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि प्रोडक्ट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और उत्पाद लाइन इसके अंदर शामिल होती है। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिक्स के फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक एक करके प्रोडक्ट जैसे प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, एक एक करके सभी को समझेंगे। अब पहला शब्द शब्द है हमारे पास प्रोडक्ट प्लानिंग। अब प्रोडक्ट प्लानिंग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग वाले ये कहते हैं कि रूरल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो रूरल प्रोडक्ट है वो काफी स्टडी करना पड़ता है, काफी जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करना पड़ता है रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामीण दृष्टिकोण के के हिसाब से जो प्रोडक्ट को पहले स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। ठीक है, और रूरल वर्जन यानी ग्रामीण संस्करण, रूरल वर्जन का जो कंसेप्ट है, ये ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। कोई भी उत्पाद, कोई भी उत्पाद जब बनाया जाएगा तो वो ये देख के बनाया जाएगा कि ग्रामीण जो व्यक्ति है उसको उसकी जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, उसकी एस्पिरेशंस, उसकी नीड्स, उसकी आकांक्षाएं उस उत्पाद के साथ जुड़ी होती हैं या नहीं। क्योंकि हर एक जितने जो भी उपभोक्ता होते हैं ना, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता जो होते हैं, हम पीछे ये बात पढ़ चुके हैं, चाहे जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, चाहे जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, हर किसी के विचार सेम नहीं होते। तो ज्यादा से ज्यादा जो भीड़ हो,
ऐसा एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी की जा सके। नेक्स्ट होता है जब प्रोडक्ट का पता लगा लिया कि किस चीज़ का प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके बाद बारी आती है उसके विकास की, उसको डेवलप करने की। ठीक है? ये एक सब्सटेंशियल रूप है, यानी एक विकास का रूप है, नए विचार का रूप है कि कैसे काम करना है। आइडिया ऑफ मॉडिफिकेशन, विचार और संशोधन की बारी आ गई। अब आपने पहले प्रोडक्ट का प्लान कर लिया, यानी आइडिया आपके दिमाग में आ गया कि आपको क्या बनाना है। अब जो बनाया आइडिया दिमाग में आया उसको अप्लाई भी तो करना है। तो अप्लाई करना किस में आता है? उत्पाद विकास में आता है। ठीक है? और प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है इस ये देख के की जाती है कि उसकी शैली कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, कैसा गुण होगा, क्वालिटी, साइज, शेप, हर चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है? और कितना संतोषजनक उत्पाद ये बन सकेगा, कितना सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये दे सकेगा। क्योंकि जो भी मार्केटिंग वाली जो भी फर्म होती है, वो अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि प्रदान करने वाला। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन। अब प्रोडक्ट का डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे रेडीमेड कपड़े हैं, जूते हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी, ऑटोमोबाइल, इन सब चीजों में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन। कैसे डिजाइन इंपॉर्टेंट है? जो प्रोडक्ट है उसको डिजाइन। अब मान लो एक आप सोफा खरीदने चले गए। ठीक है? सोफा खरीदने चले गए, एक सोफा सेट है, अभी आप आपके घर के लिए खरीद रहे हो। अब उस घर के लिए अगर आप सोफा सेट खरीद रहे हो, टेबल चेयर खरीद रहे हो, डाइनिंग टेबल खरीद रहे हो, तो आपके मन में क्या आएगा कि मैं एक बार इसका डिजाइन जरूर देखूं। अगर डिजाइन अच्छा हुआ ना तो दो लोग देख के कहेंगे यार बढ़िया चीज ली है। ठीक है? लेकिन अगर वही लक्कड़ का सिंपल सा टाइम सा बना दे और मतलब बिल्कुल एक चार पिलर खड़े करें, फट्टा लगा दे और फट्टे के चारों तरफ कुर्सियां लगा दे। ठीक है? तो अब क्या लोग देख के क्या कहेंगे, यार ये बड़ा जुगाड़ सा कर रखा है यार, क्या फायदा है। तो वो जुगाड़ सा ना कहे, बस लगे कि हाँ भाई जबरदस्त लग रहा है। इसीलिए डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? तो प्रोडक्ट को हमेशा डिजाइन के बेसिस पे किया जाता है। हालांकि जो रूरल रूरल कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो ज्यादा डिजाइन पे ज्यादा प्रभावित होते नहीं है, लेकिन यूथ जनरेशन तो हो रही है। पुराने बड़े बूढ़े होते थे वो कहते थे यार डिजाइन डिजाइन छोड़, मजबूती देख। मजबूती देख किस चीज की है। लेकिन पुराने व्यक्तियों की अब ज्यादा बच्चे सुनते नहीं है, अब उनको मॉडर्न चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है? तो सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो मजबूती के साथ साथ सुरक्षा, स्थायित्व, यानी कितने समय तक चलेगा, सिंपल मेंटेन करने में सिंपल है या नहीं है, डिजाइन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। रूरल सेगमेंट के लिए डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में डिजाइन इंपॉर्टेंट तो होता है। ठीक है? एक्चुअली में डिजाइन इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन रूरल कंज्यूमर्स के लिए सुरक्षा है, ड्यूरेबिलिटी यानी स्थायित्व है, कि समय जो उत्पाद है वो कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आती है क्वालिटी यानी गुणवत्ता की बात। गुणवत्ता की बात करते हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री, हर चीज, प्रक्रिया, पैकेजिंग, हर चीज पर निर्भर करती है। ठीक है? उत्पाद क्या क्या साइज है, क्या शेप है, क्या वेट है, क्या कलर है, इस चीज के ऊपर भी उत्पाद की गुणवत्ता निर्भर करती है। और भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में इसको तय किया जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को फिजिकल यानी भौतिक रूप में आप बता सकते हो। भाई भौतिक रूप में कैसे? आपके हाथ में सामान आएगा, उसको आप ठोक बजा के देखोगे। ठीक है? उसके बाद बोलोगे हाँ भाई चीज तो मजबूत है यार। ठीक है? मजबूत चीज ली है। कई बार नहीं आते वो कुर्सी बेचने वाले आते हैं, बेच प्लास्टिक की कुर्सी रहे होते हैं, लेकिन उनको पटक पटक के, कूट कूट के, या हथौड़े से पीट पीट के दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो प्लास्टिक कितना मजबूत है। तो हम क्वालिटी को किससे कंपेयर करते हैं? फिजिकल अपीयरेंस से करते हैं। ठीक है? लेकिन इसकी बजाय करना किससे चाहिए? जिससे रूरल कंज्यूमर करता है। ड्यूरेबिलिटी, कितना समय तक चलेगा, सामान कब तक चलेगा, मरम्मत, मिनिमम रिपेयर की कॉस्ट लगेगी नहीं लगेगी, हैंडलिंग आसान है नहीं है,
संचालन आसान होना चाहिए, सुरक्षा सुरक्षा से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई प्रोडक्ट लिया और ये किसी को चोट मार दे। ठीक है। उसके बाद आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण जो उपभोक्ता होते हैं वो ब्रांडिंग का प्रॉपर मीनिंग समझे ना समझे, लेकिन उत्पाद की जो छवि है जो ब्रांड की वजह से बनती है, ठीक है, उत्पाद की जो छवि है जो ब्रांड की वजह से बनती है उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि गुणवत्ता का मतलब होता है एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी। अगर कोई ये बोले कि मारुति सुजुकी की गाड़ी बहुत अच्छी है, ये मारुति सुजुकी के एग्जांपल मैंने पहले भी लिए हैं, अभी भी ले रहा हूँ। ठीक है, बोले मारुति सुजुकी की गाड़ी बहुत अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि उसकी इमेज हमारे दिमाग में क्लियर है कि भाई यार ये गाड़ियां ना मजबूत होती है। हालांकि होती नहीं है, इससे अच्छी गाड़ियां, मजबूत गाड़ियां फोर्ड की है जो चली गई भारत से, ठीक है, वॉक्सवैगन की है, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इनसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, लेकिन उसकी छवि बनी हुई है, लोगों की नज़र में ये है कि भाई ये अच्छे से बनेगा। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोशली एक्सेप्ट किया जाता है। अगर सोशली एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप, अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, आप उसको लेके गए किसी के पास, और आपका दोस्त बोल दे आपने 50,000 का फ़ोन खरीदा, ठीक है, आपने 50,000 का कोई फ़ोन खरीदा, और मान लो खरीदा सैमसंग का, मान लो खरीदा सैमसंग का, और आप गए आपके मित्र से मिले, और आपका मित्र बोलता है यार ये 50,000 रुपए का फोन तूने खरीदा और सैमसंग का खरीदा, या फिर मान लो वीवो का खरीदा, तो वो ये बोलता है यार 50,000 रुपए में तो जबरदस्त आता, आईफोन 12 या 13 आ जाता। ठीक है, आईफोन 12 या 13 आ जाता। तो 50,000 रुपए की कीमत में सोशली एक्सेप्टेबल है ही नहीं वीवो, ओप्पो, सैमसंग। 50,000 रुपए लगाने की कीमत पे तो बंदा ये सोचता है यार 50,000 रुपए लगाने तो एप्पल पे लगाऊं। क्यों? क्योंकि एप्पल की एक इमेज बनी हुई है उनके दिमाग में, एप्पल का फोन जबरदस्त क्वालिटी होगी, एप्पल का फोन फोन की क्वालिटी अच्छी होगी, एप्पल का एक ब्रांड है। तो ये एक ब्रांडिंग होती है जो कैसे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते समय इन चीजों का काफी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेबलिंग। अब लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल, क्योंकि जो ग्रामीण उपभोक्ता है कोई वो अन्य विशेषताओं को जाने ना जाने कि सामग्री क्या, गुणवत्ता, मात्रा, नाम, पता, हर चीज। देखो उत्पाद के ऊपर क्या होता है, उत्पाद के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसके ऊपर हर चीज मेंशन होती है कि उसको बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, नाम क्या है, किसने बनाया है, बैच नंबर, कौन से बैच नंबर कौन से स्लॉट में बनाया गया है, एक्सपायरी डेट क्या है, कीमत क्या है, एमआरपी क्या है। ये सारी चीजें, ये सभी चीजें तो एक प्रोडक्ट के लेबल पे ही लिखी जाती है। ठीक है, और इन सभी चीजों को लिखते समय एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन, जो रूरल कंज्यूमर होता है ना, वो उत्पादन को ज्यादा फेमसली समझे ना समझे, लेकिन उसके लेबल से बहुत अच्छी तरह पहचानता है। ठीक है, लेबल से बहुत अच्छी तरह पहचानता है। और इसीलिए इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो बिस्लेरी है, बिस्लेरी की का पानी की बोतल आती है बिस्लेरी की, बिल्सेरी, कोई विसेरी, विसेरी, ऐसे कुछ अजीबोगरीब नाम से इसकी स्पेलिंग में थोड़ा उलट पुलट करके, जैसा बॉटल, जैसी बॉटल बिस्लेरी की है, सेम तो बॉटल बनाते हैं ये कंपनी वाले जो कॉपी कर रहे हैं, सेम कलर का लेबल रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि बिस्लेरी का सोच के लोग इनका प्रोडक्ट भी खरीद लें। तो लेबलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्ति है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, ग्रामीण उपभोक्ता है, वो अधिकांश चीजों को लेबल से पहचानता है, अधिकांश चीजों को लेबल से पहचानता है, और खरीदने के बाद देखता है अरे यार ये तो वो लोकल वाली चीज है, लेकिन फिर खरीद लिया तो खरीद लिया, कोई बात नहीं, छोड़। ठीक है, ये मन में आता है लोकल सी चीज है, बाद में चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ये चीजें चलती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट की वारंटी क्या है। भाई अगर कोई दिक्कत आ गई, टिकाऊ उत्पाद है नहीं है, खरीदते समय ग्रामीण उपभोक्ता के लिए
गारंटी बहुत अधिक महत्व है। तो एक प्रोडक्ट है जो 2 साल की गारंटी देता है, वही सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी 5 साल की गारंटी दे दी। एक 2 साल की गारंटी दे रही है, एक 5 साल की गारंटी दे रही है। उपभोक्ता अपने आप कहाँ जाएगा? 5 साल की गारंटी पे। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये लंबे समय तक चलेगा, और खराब हो गया तो फ्री में रिपेयर हो जाएगा। तो वारंटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी कीमत वाले सामान होते हैं, जो कीमती सामान होते हैं, जैसे टीवी, इन्वर्टर, फ्रिज, बाइक, पंप सेट, कृषि उपकरण, लंबी अवधि की, जिनकी जितनी ज्यादा लंबी अवधि की गारंटी होगी, उनका उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लॉन्ग ड्यूरेशन वारंटी हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा लंबी ड्यूरेशन, उतनी ज्यादा उनकी वारंटी। ठीक है जी। उसके बाद आती है आफ्टर सेल सर्विस। अब बिक्री के बाद की सेवाएं। अब मान लो कोई आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है एलजी का। अब एलजी की आपने खरीद ली वॉशिंग मशीन, और वो हो गई खराब। आपने फोन किया एलजी वालों को कि भाई मेरी ऐसे ऐसे मशीन में खरीदा था और वो हो गई खराब। ठीक है, ठीक है जी। तो आपने फोन किया एलजी में, बोला हमारी मशीन खराब है, और क्या वो एलजी वाले आपके घर पे आएंगे वॉशिंग मशीन ठीक करने? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उन्होंने आफ्टर सेल्स सर्विसेज की कहा हुआ है कि वही, अगर आप हमारी मशीन खरीदो, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसको आपके घर पे आके ठीक करके जाएंगे। ठीक है, घर पे आके ठीक करके जाएंगे, चेक करके जाएंगे। ये सारी सुविधाएं, इन सब सब सुविधाओं को क्या बोलते हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज बोलते हैं। उपभोक्ता जो टिकाऊ वस्तुएं होती है ना, ज्यादातर उन्हीं में ये आफ्टर सेल सर्विसेज मांगता है। जैसे कार है, ठीक है, अगर कार में दिक्कत होती है तो आप एजेंसी की वर्कशॉप में जाके ले जा सकते हो, सर्विस करवा सकते हो। ठीक है, ये हर चीज होती है आफ्टर सेल सर्विसेज। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, कृषि उपकरण, ये सभी जितने भी निरंतर लंबे समय तक चलने वाली जो वस्तुएं हैं, अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इन सभी के ऊपर सेल्स की जरूरत पड़ती है। मतलब सेल के बाद, बिक्री के बाद सेवाओं की लगभग जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो ये सोचता है कि ये जो सुविधाएं हैं वो उसको बिना किसी दिक्कत के, हैसल फ्री, परेशानी मुक्त मिले। ठीक है, अगर रिपेयरिंग के लिए पैसा लगाना भी पड़े तो कम से कम लगाए, बिल्कुल कम से कम पैसा लगाना पड़े, और जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत आसानी से मिल जाए, ज्यादा तरीके से, मतलब उपलब्धता अच्छी खासी हो। ठीक है, तो ये सारे रिलेटेड थे प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये 8 के 8 फैक्ट किससे रिलेटेड थे? प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस मिक्स, नंबर 2। दूसरा पी, दूसरा पी आ गया हमारा प्राइस। प्राइस यानी मूल्य। अब मूल्य की जब बात करते हैं तो मूल्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि कोई चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है, इसका निर्णय कैसे लगता है? कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कैसे पता लगता है? सबसे पहले यही तो पूछता है ना भाई, कितने का है। पहला सवाल क्या होता है? अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो दूसरी बात यही पूछता है कितने का है, या कितने का दोगे। ठीक है, ये सवाल क्यों है? क्योंकि हम मार्केटिंग के का जो दूसरा फैक्टर है प्राइस मिक्स, मूल्य मिश्रण, इसको बहुत तवज्जो देते हैं। अपनी डेली लाइफ से इसको कंपेयर करके देखो, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे फिर। अगर आप रूरल मार्केटिंग को अपनी डेली लाइफ से जोड़ दोगे ना, तो इसका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है उनको आप खरीद पा रहे हो नहीं खरीद पा रहे हो, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके अलावा प्राइस सेंसिटिव जो उपभोक्ता होते हैं वो ज्यादातर प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अपने आय स्तर के हिसाब से, उनकी इनकम के हिसाब से वो संवेदनशील होते हैं काफी। ठीक है, सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के माहौल में ग्रामीण व्यक्ति की जो आय है, इनकम लेवल है, वो काफी कम होता है। ग्रामीण उपभोक्ता में पैसे मूल्य के बराबर जागरूक होते हैं।
ठीक है, पैसे से काफी जागरूकता आती है प्रोडक्ट के बारे में। क्या है, पैसे खर्च करने से पहले जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो हमेशा ये देखता है कि वो चीज उसके काम की है भी नहीं, गुणवत्ता वाली है या नहीं, काम क्या आएगी और गुण है या नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात हुई है एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मिक्स की, तो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑब्जेक्टिव, उसको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसी है, क्या टर्म ऑफ क्रेडिट है, कंपटीशन कैसा है, डिस्काउंट मिलता है नहीं मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं नहीं मिलते, इन सब चीजों पे बात करेंगे और इन सभी फैक्टर्स को मिला के क्या बन जाता है हमारा प्राइस मिक्स। ठीक है, इन सभी को मिला के क्या बनता है प्राइस मिक्स। ठीक है जी, तो सभी को मिला के क्या बनेगा प्राइस मिक्स। और प्राइस मिक्स के अंदर हम पहली चीज पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद की लागत क्या है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी को दो तरीके के खर्चे पड़ते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी जो चीजें फिक्स हैं, आपको पता है एक चीज में इतना खर्चा आएगा। ठीक है, जो चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, जो निरंतर रहती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होती है फिक्स कॉस्ट। जैसे आपको जगह का किराया देना है, मान लो आपने एक दुकान ले ली और दुकान का किराया 10,000 रुपये महीना। ठीक है, तो 10,000 रुपये ही आपको पे करने हैं, हर महीना पे करना है। आपने बीमे का प्रीमियम कराया, आपने 1 लाख का बीमा करा दिया, उसकी 5,000 रुपये महीना किस्त जाती है। ठीक है, 5,000 रुपये महीना किस्त जाती है, तो ये 5,000 रुपये ही है। सैलरीज जो है वो फिक्स रहती है, सैलरीज डेली नहीं बढ़ती। तो ये सारे क्या है फिक्स कॉस्ट वाले हैं। इसके अलावा कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जिनकी कीमतें कम ज्यादा होती रहती है। प्रोडक्शन उत्पादन आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, कच्चा माल कम भी ला सकते हैं, ज्यादा भी ला सकते हैं, लेबर कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो जो चीजें बदली जा सकती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं, जो चीजें नहीं बदली जा सकती वो फिक्स कॉस्ट में आती है। ठीक है, उम्मीद है आप दोनों चीजें अच्छी तरह समझ पाए हो। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं इसी पैटर्न में। तो जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स है, तो मूल्य निर्धारण के जो उद्देश्य है, ये बहुत ही अच्छे कैसे है कि क्या कौन से फैक्ट है, क्योंकि अब हम प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम मूल्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि मूल्य को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, कारण क्या क्या है मूल्य को निर्धारण करने के लिए। तो मूल्य को निर्धारण करने के उद्देश्य निर्धारण के आदान प्रदान पे डिपेंड करता है। प्राइसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन द फिक्स ऑफ द बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन, क्या बेस है। ठीक है, अलग अलग फर्म के जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग बेस होते हैं, क्या टारगेट है, क्या चीजें हैं, मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यही तो मेन, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, उसका मेन काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें चीजें बेचना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और उसके लिए प्राइस, कीमत, या फिर कह लो कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले पॉइंट में भी हमने समझा था। रूरल जो मार्केटर्स होते हैं वो प्राइसिंग के लिए काफी ज्यादा, मतलब कह लो कि काफी ज्यादा वो सचेत होते हैं इस बारे में, उनको पता होता है कि क्या करना है। रूरल मार्केटिंग, क्योंकि रूरल मार्केटिंग बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है और बिक्री करने के लिए मतलब काफी बड़ा एरिया है, बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा सामान आप बेच सकते हो अगर आप रूरल मार्केटिंग के सेक्टर में उतरते हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी मूल्य निर्धारण करने की नीतियां क्या है। देखो, एक मूल्य को निर्धारण करने की जो नीति है, अच्छी नीति का अच्छी नीति का मतलब क्या होता है, हम प्रोडक्ट को किससे जोड़ दें, कस्टमर से जोड़ दें। ग्रामीण ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराना चाहिए। अगर ग्रामीण उपभोक्ता को लगेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता है और अच्छा है, ठीक है, हमें ग्रामीण उपभोक्ता को क्या दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट एक तो सस्ता है और एक अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सस्ता ही प्रोडक्ट खरीदता है, जो ग्रामीण उपभोक्ता वो सस्ता ही खरीदेगा, वो अच्छा भी देखता है, क्वालिटी भी देखता है, पैसे के साथ साथ वो क्वालिटी भी देखेगा। और क्वालिटी भी देखेगा इसीलिए सस्ता और अच्छा दोनों होना चाहिए और कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ग्रामीण
जो बाजारों के अंदर मूल्य निर्धारण करने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं, कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे व्यापार परंपराएं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, तो पुराने कस्टमर्स कैसे पे कर रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, पुराने संबंध क्या है, व्यापार कैसा है, बाइंग मोटिव्स, उनको खरीदने का क्या उद्देश्य है, फ्रीक्वेंसी लेवल, आवर्ती कितनी है, क्या वो प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, व्यवहार की मात्रा कितनी है, डीलरों के भत्ते कितने हैं, अलाउंसेस कितने मिलते हैं डीलर्स को, हर चीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है टर्म ऑफ क्रेडिट। आजकल तो चल रहा है ना बजाज फिनसर्व, आपने सुना होगा। पहले क्या था, जब बजाज फिनसर्व नया नया आया था ना, तो ये गांव के लोगों को गांव के लोगों का कार्ड नहीं बनाते थे। क्या करते थे, शहरी क्षेत्रीय, जो शहरी लोग थे ना उनका कार्ड बनता था। लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि शहर में हैं जितने लोग शहर में हैं, क्योंकि उस समय आधार कार्ड आ चुका था अपना, और आधार कार्ड के साथ मैं खुद एक बार मेरी लाइफ में बजाज फिनसर्व कार्ड बनाने के लिए गया था। जब ये ज्यादा पुराना नहीं हुआ था, इसको साल डेढ़ साल हुआ था कि भाई ऐसा पता लगा कि कोई ऐसा कार्ड है जिसपे बिना ईएमआई, बिना इंटरेस्ट के आप सामान खरीद सकते हो, बिना मतलब ब्याज पे किए आप कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हो। तो मैं भी गया बनवाने के लिए कार्ड, लेकिन मुझे ये कह के मना कर दिया गया कि मैं भवानी खेड़ा से संबंधित हूँ, और जो कि मतलब उस समय ग्रामीण भी नहीं था, लेकिन ज्यादा डेवलप भी नहीं था, तो ये कार्ड मेरा नहीं बना। ठीक है, तो क्यों नहीं बना, क्योंकि उनकी जो ऋण की शर्तें हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं उनकी नीड को, या मेरी नीड को, जो मेरी जरूरतें हैं, या मैं उनकी ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि आज की डेट में मेरा कार्ड बन चुका है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मुझे मना कर दिया गया था। ठीक है, बोला कि हम भवानी खेड़ा वाले एरिया के लिए कार्ड्स बनाते ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सेल्स क्रेडिट सेल्स आर नेसेसरी। अगर आपको बिक्री बढ़ानी है तो उसके लिए सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्रेडिट सेल, आज के समय हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे किश्तों में सामान मिल जाए, ईएमआई में सामान मिल जाए। ठीक है, ईएमआई में किश्तों में सामान मिल जाए। इसके लिए जो ग्रामीण डीलर है उनकी वित्तीय स्थिति भी काफी लिमिटेड होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो डीलर है वो कितने रुपए तक का सामान उधार में दे सकते हैं या किश्तों में दे सकते हैं। ठीक है, डीलर्स को मजबूत रहना पड़ता है रूरल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि रूरल मार्केट की जितनी भी शर्तें हैं उनके अंदर पता होना चाहिए भी किस हिसाब से पैसा देना है, कितना सामान में पैसा देना है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन प्राइस, अब प्रतियोगिता मूल्य। अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप दे रहे हो उस प्रोडक्ट को 10,000 रुपए में, आपके बराबर का सेम टक्कर का सामान कोई महंगी कंपनी जिसका ब्रांड ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, वो दे रही है उस सामान को 8,000 रुपए में। तो आप तो उसी का खरीदोगे ना जो एक तो फेमस ब्रांड होगा, सस्ता देगा। ग्रामीण उपभोक्ता दो ही चीजें देखता है, सस्ता और अच्छा। ठीक है, एक तो उसकी देखेगा अच्छाई और दूसरा देखेगा सस्तापन। अच्छा और सस्ता, जब ये दो चीजें एक साथ मिल जाए तो कंपटीशन प्राइस अरेंज हो जाता है। अब इसमें कंपटीशन प्राइस कैसे बनेगा, जो टिकाऊ चीजें हैं उनको खरीदने में जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो कभी जल्दबाजी नहीं करेगा, हमेशा टाइम लेके खरीदेगा। ठीक है, और हमेशा तुलना करता है, क्या करता है, हमेशा तुलना करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। प्राइस जब भी चेंज होता है, जैसे ही चेंज होता है वो मतलब एक प्राइसिंग का स्टैंडर्ड निर्धारित कर देता है। कोई बड़ी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जिसके ज्यादा हिस्सेदारी है बाजार में, जिसके ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं, वो अक्सर एक निर्धारण मानक तैयार कर देते हैं, एक प्राइसिंग स्टैंडर्ड तैयार कर देते हैं कि भाई फलानी कंपनी इतनी फेमस है और उस कंपनी का प्रोडक्ट तो इतने में बिक रहा है। तो जितनी भी नई कंपनीज होती हैं उनको जानबूझ के उससे सस्ता रेट रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, सस्ता दाम रखना पड़ता है, और क्वालिटी, गुणवत्ता वो बढ़ानी पड़ती है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्काउंट और अलाउंस, छूट और भत्ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि छूट मिले ना मिले, लेकिन अगर आप किसी चीज को 500 का बता के उसको 300 का बेच दोगे ना, चाहे वो चीज आपको 100 रुपए की पड़ी हो, ठीक है, उपभोक्ता खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों का जो नेचर होता है वो क्या होता है कि भाई हमें प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तोड़ना है, कम करना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, अलाउंसेस क्या है, छूट कितनी है, भत्ते कितने हैं, ये जरूरी है। ठीक है। रूरल कंज्यूमर्स हमेशा बार्गेन करना पसंद करता है, सौदेबाजी करना, छूट पसंद है उन व्यक्तियों को। ग्रामीण उपभोक्ता बहुत सेंसिटिव होता है इस मामले में। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और प्रैक्टिस के लिए हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो जो ग्रामीण उपभोक्ता है मूल्य के लिए काफी संवेदनशील होते हैं, और इसी छूट को ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह मनोवैज्ञानिक औचित्य देने में प्रभावी है। अब एक ये ना साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है कि प्रोडक्ट के ऊपर जब छूट मिलती है ना, तो हम अपने आप को खुश महसूस करते, संतुष्ट महसूस करते हैं। कोई भी उपभोक्ता हो वो संतुष्ट और खुश महसूस करेगा, तो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। और प्रोडक्ट को खरीदेगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी को फायदा होगा। ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी काफी लंबी हो गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि मैं इस चैप्टर को 2 ही क्लासेस में खत्म करना चाहता हूँ, ज्यादा क्लासेस नहीं लेना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट इज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो होती है कंप्लीट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को देखा करो पूरा, जितना हो सके कंप्लीट पूरा। अगर देखेंगे तभी आएगा। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी अदर वीडियोस हैं हमारी, उनको भी एक बार देख लो। मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैं आपको यहीं इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराऊंगा, और पेड से भी अच्छा कराऊंगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।